हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टार गुरुकुल में। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं कि आपको कल जो है ज्योग्राफी का जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जितने भी ज्योग्राफी था, कल तो ज्योग्राफी था, इसके पहले हिस्टोरी था। हिस्टोरी और ज्योग्राफी का जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था मैंने करा दिया। तो आज का पारी है आपका पॉलिटिकल साइंस का। मैं फिर से बता दूं कि आज का पारी है आपका पॉलिटिकल साइंस का। और पॉलिटिकल साइंस में आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर करा दिए गए हैं। फिर आज आ रहा है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो हर एक साल पूछे जाते हैं। तो सभी चैप्टर से मैंने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है जो पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और जो पूछे भी जाएंगे। तो चलिए एक एक करके मैं क्वेश्चन को देखते जाता हूँ। तो आपके सामने पहले क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो आप लोग पहले कमेंट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था या भारत छोड़ो आंदोलन या स्वराज आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो मैं पहले बता दूं आपको कि में जो थे वो गांधी जी वो आपको असहयोग आंदोलन का चर्चा किए थे। चलिए मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा सॉरी 1930 में जो थे वो अ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो स्टार्ट किए थे। ठीक, तो चलिए इसी तरीके से मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? मतलब राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर बार। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे आपको, आप लोग एक बार कमेंट बताएं, क्या डॉक्टर राधाकृष्णन थे या डॉक्टर जाकिर हुसैन थे या बीबी गिरी, इनमें से कोई नहीं? तो आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। आपके आंसर भी ए हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? मतलब कि प्रथम आम चुनाव जो था वो 1951 में और द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था तो वो आप लोग बताएंगे। तो आपका आंसर है 1957 में। कब हुआ था? तो 1957 में। कब हुआ था? 1957 में आपका द्वितीय आम चुनाव हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान के जो निर्माण थे उन्होंने, उसमें कौन भागीदारी थे मेन? तो वो डॉक्टर अंबेडकर आपके मेन थे। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आपके आंसर है डॉक्टर अंबेडकर। किसने किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मतलब कि मेरे दोस्त आपका जो बंगाल विभाजन हुआ था, मतलब बंग भंग योजना, तो उसके बाद आपका बंगाल में जो था उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। तो क्या वो 1905 में या 1906 में या 1907 में या 1908 में? तो आप लोग आंसर बताएंगे कब हुआ था। तो आपका आंसर है कब? तो आपके आपके आंसर हैं 1906 में। तो 1905 में आपका बंग भंग योजना यानी बंगाल में स्वराज आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। 1907 में तो दूसरा और 1908 में दूसरा। तो 1907 और 1908 को आप लोग छोड़ देंगे, 1906 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि 1885 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कारण क्या था कि 1885 ईस्वी में जो अंग्रेज था वो पिटाने लगा था और पिटाने के कारण उन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दिया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? मतलब कि पहली जो लोकसभा हुआ था मेरे दोस्त, उसमें लोकसभा की संख्या कितनी थी? चलिए आंसर से मैं देख लेता हूँ कि आपके कितने थे पहले में, तो 489। और आप लोग बताएंगे कि अभी लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? मतलब अभी जो लोकसभा में सीट है वो कितना सीट है? अभी सीटों की संख्या किस में? लोकसभा में। लेकिन पहले जो हुआ था उसमें 489 था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की स्थापना हुई थी, तो आपको मैंने तुरंत बताया कि 1885 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। 1885 ईस्वी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना किए थे? मतलब जो भाई साहब आपके ए ओ ह्यूम थे वो किस राजनीतिक दल की स्थापना किए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि वो भारतीय जनसंघ की या स्वतंत्र पार्टी की या सोशलिस्ट पार्टी की या कांग्रेस पार्टी की। तो वो कांग्रेस पार्टी की स्थापना किए थे। तो क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों से बचना चाह रहे थे, क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो ए ओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था। ठीक,
तो इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए ए ही होगा। अब अगला है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। मतलब यहाँ समाजवादी पार्टी बोल रहा है। ये मैं चैप्टर इसलिए लिया हूँ कि क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी कारण से मैंने इस चैप्टर को लिया है, जिनसे कि आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो आप लोग बता देंगे एक बार कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था। आप लोग कमेंट भी करेंगे। तो इनकी जो स्थापना था, देखिए समाजवादी पार्टी में ज़्यादातर रहते थे आपके जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था। अब देखिए पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता समझौता जो था वो किन देशों के बीच हुआ था, यानी पंचशील समझौता किया गया था। तो आप लोग कमेंट बताएंगे क्या भारत और रूस के बीच हुआ था, भारत या पाकिस्तान के बीच, या भारत या चीन के बीच, या भारत या बांग्लादेश के बीच। तो देखिए इसमें मैं बता दूं कि वो जो हुआ था पंचशील समझौता, वो हुआ था आपको भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच हुआ था। अब अगला है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना आपको आप लोग बता देंगे आंसर की स्थापना कब हुई थी। 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष की स्थापना हुई थी। कब? 1961 ईस्वी में। अब अगला है कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था। मतलब 1952 में जो आम चुनाव हुआ था मेरे दोस्त, उसमें भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त मिली थी, मतलब कुल कितने स्थानों पर उनको विजय मिली थी। तो आप लोग बता देंगे। मैं बता देता हूँ आप सभी को कि वो 3 जगह पर इसको विजय मिली थी। कितनी जगह पर? तो मात्र 3 जगह पर इनको विजय मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। तो एक दलीय प्रभुत्व जो होता है उसके बारे में कौन सा संबंध है। तो विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से, एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदेशों के अभाव की झलक मिलती। तो इसका जो हो जाएगा आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इनका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। यानी कि केरल में जो साम्यवादी सरकार हुआ था उसमें मुख्यमंत्री कौन थे। तो मैं बता दूं क्या वो EMS नंबर 2 वादी थे, NG रंगा थे, या NK गोपालन थे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। कौन थे? EMS नंबूदुर वाद। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे दोस्त कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया। मतलब कि उन्होंने अंग्रेजों ने बोला था कि फूट डालो और शासन करो, तो इस नीति के तहत इसमें से इन्होंने किसको बढ़ावा दिया था। देखिए मेरे दोस्त, इस चैनल के माध्यम से आपको पॉलिटिकल साइंस का ही नहीं, सारे सोशल साइंस का आपको VBI ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, और आपके बोर्ड एग्जाम के पहले उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आपको VPI ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लेने के लिए बोर्ड एग्जाम से 2 दिन पहले ये कराया जाएगा, मिलेगा आप सभी को। ये मिलेगा कहाँ से? तो आपके टेलीग्राम ग्रुप के से मिलेगा, या नहीं तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप से। और ये दोनों का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप के नीचे में दिए गए हैं। तो आप लोग इन दोनों ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जिनसे कि आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन के आगे चलते हैं कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति को की निम्न में से किसको बढ़ावा दिया। मतलब कि ये जो नीति थी अंग्रेजों की, ये किसको बढ़ावा दिया था। क्या वो हिंदू मुस्लिम के संघर्ष को, या अंग्रेजों की दमनात्मक नीति को, या महिलाओं के शोषण को, या बेरोजगारी को। तो ये किसको बढ़ावा दिया था। तो ये बढ़ावा दिया था हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। मतलब कि मैं बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेज जो था वो फूट डालो और शासन करो कर रहा था, ठीक। तो उसमें हिंदू मुस्लिम का जो संघर्ष था उसको इन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक। एकजुट हो गए सभी हिंदू मुस्लिम। ये सारे आपके मैं बता रहा हूँ VBI है। महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे। मतलब उन्होंने क्या बोला था। तो मेरे भाई साहब, उन्होंने हे राम बोला था। क्या बोला था? तो हे राम बोला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ। मतलब कि हैदराबाद जो था वो पहले इसमें नहीं मिल रहा था। तो हैदराबाद भारत में भारतीय संघ में विलय किस प्रकार से हुआ। क्या वो अपनी स्वेच्छा से, या बलपूर्वक से, या अंग्रेजों के मध्यस्थता द्वारा, या उपयुक्त सभी तरह। तो मेरे दोस्त, ये अंग्रेज जो था उनको भड़काया हुआ था, बोल रहा था तुम मत जाओ। ये स्वेच्छा से नहीं हुआ था, तो वो बलपूर्वक हुआ था। किसके द्वारा? बलपूर्वक, यानी बलपूर्वक यूज किया गया था। तो इनका आंसर है बी,
तो बलपूर्वक मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय रक्षा मंत्री थे आपके, और उसी के द्वारा इनको हैदराबाद को मिलाया गया था यहाँ पर। रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब आपके वीवीआई हैं, ये सब पढ़ के रखिए कि उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सॉरी, उस समय जी हाँ पटेल जी ही थे शायद, शायद नहीं है। भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किन संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? मतलब भारत में जो सुदूर पूर्व क्षेत्र के पुनर्गठन किन संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि इनकी जो स्थापना थी वो 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक, तो आप लोग इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? मतलब कि मेरे दोस्त यहाँ पर द्विराष्ट्र सिद्धांत का दिया गया था, मतलब कि दो राष्ट्र होगा, तो वो किस दल या संगठन से संबंधित है? क्या वो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, या मुस्लिम लीग से है, या राष्ट्रीय सेवक संघ से है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो द्विराष्ट्र है ये आपके मुस्लिम लीग से संबंधित है। वो किससे? तो द्विराष्ट्र, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी बंगाल में मेरे दोस्त, तभी ये द्विराष्ट्र का घोषणा हुआ था, तो मुस्लिम लीग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? मतलब कि जो भारतीय संघीय व्यवस्था है उसमें कौन इसमें नहीं है? क्या वो दोहरी नागरिकता ये नहीं है, या शक्तियों का विभाजन, या स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, या संविधान की सर्वोच्चता? मतलब इसमें बोला गया है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता कौन नहीं है? तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि कौन नहीं है। तो आपके यहाँ पर दोहरी नागरिकता जो है यही आपके नहीं है, लेकिन ये शक्तियों का विभाजन ये है, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था ये भी है, और संविधान की सर्वोच्चता ये भी दो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? मतलब भारतीय संघीय व्यवस्था जो है उसमें किसको अधिक शक्तियाँ दिया गया? क्या केंद्र को, या राज्यों को, या जिलों को, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता होगा कि केंद्र को सबसे ज़्यादा ताकत दिया गया है। किसको? तो केंद्र को ही ज़्यादातर दिया गया है। आपका आंसर भी वही है। अब अगला है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होना चाहिए कि तमिलनाडु ही ऐसे राज्य हैं जिसको तोड़ा गया और कर्नाटक तेलंगाना राज्य बनाया गया। तो आपके आंसर भी क्या बोल रहे हैं? तो वही, ओ सॉरी मेरे दोस्त, यहाँ पर आंध्र प्रदेश को, जी हाँ मैंने दूसरा भी बात सोच लिया, मैंने सोच लिया कि ये और कुछ है। तो आपके आंध्र प्रदेश, यानी कि यहाँ पर है आपके, यहाँ पर है तमिलनाडु और यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, और इसी आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया और यहाँ पर बनाया गया है तेलंगाना, और यहीं पर बनाया गया है तेलंगाना। क्या बनाया गया है? तेलंगाना। और मैं बता देता हूँ कि आप लोग जुड़े रहिए, लास्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऐड किया गया है जो आपके हर एक एग्जाम से आते हैं। ठीक, और मैं कल क्या करूँगा कि जैसे मुस्लिम लीग है, बहुत सारे आपके लीग हैं, तो उसी लीग के, जैसे मुस्लिम लीग हो गया, फिर पूना लीग हो गया, इन सारे के जो मेन आदमी थे, प्रधान थे, उन सभी के बारे में कल मैं बताऊंगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? मतलब कि केंद्र और राज्य। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि केंद्र के जो होते हैं उसमें मेन शक्ति किसको दिया गया है? तो देखिए, संघ सूची में कौन आता है? केंद्र। और राज्य सूची में कौन आता है? तो राज्य। और समवर्ती में तो दोनों चले आता है, लेकिन संघ और राज्य, संघ किसके लिए? तो ये केंद्र के लिए, और राज्य आता है राज्य के लिए। तो केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो केंद्र और राज्य के संबंधों में आपकी प्रमुख अड़चनें रही है इनमें से सभी, मतलब राज्यपाल की भूमिका भी है, अनुच्छेद 356 भी है, और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता भी है। ये तीनों है। ठीक, तो आप लोग इन तीनों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? मतलब एक आता है सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र आप पढ़े होंगे, क्या ये महाराष्ट्र का है, या राजस्थान का, या कर्नाटक का, या गुजरात? तो गुजरात के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि सौराष्ट्र किसका भाग है? तो आपके, तो गुजरात के वो भाग हैं। किसके? तो वो गुजरात के भाग हैं। सौराष्ट्र किसके भाग हैं? तो आपके गुजरात के भाग हैं। आप आंसर भी देख लीजिए, तो डी हो जाएगा, गुजरात के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? मतलब केंद्र और राज्य जो है इनके बीच का जो विधायी संबंध है वो किसके बारे में, किस अनुच्छेद में है? तो आप लोगों को याद भी होना चाहिए, मैंने ये बताया भी है कि किस में है,
तो अनुच्छेद 245 और 55 में इसी में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 245 और 55 में केंद्र और राज्य के बारे में बताया गया है, 245 और 255 में। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो मेरे दोस्त, मैं आप सभी को बता दूं कि आपके जो परिवार है यूट्यूब चैनल, वो करीबन आपके 5,000 होने वाला है। तो आप सबों से विनम्र निवेदन है कि आप सब मेरा सपोर्ट करें, इसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ही मैं इतना आगे बढ़ा हूँ। तो आप सब अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप सभी अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए, जिनसे कि उनको किसी भी प्रकार की पढ़ने में भी दिक्कत नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो आपके गाँव के क्षेत्र से हैं, तो गाँव के क्षेत्र में कैसा विकास हो तो वो मैं भली-भाँति जानता हूँ। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझें। तो बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो मैं बता दूँ, बजट का जो संबंध है, क्या वो आय से है या व्यय से है? आय एवं व्यय दोनों से है, इनमें से कोई नहीं। तो आय जानते होंगे, जो कमाता है उसे आय बोला जाता है। जो मान के चलिए आपने एक मज़दूरी किया, उसमें से 500 रुपया आपका दिया, तो आपने कमाया तो वो आय हो गया। लेकिन इसमें से 250 रुपया आपने खर्चा कर दिया, तो वो क्या हो गया? आपका व्यय हो गया। तो बजट किससे संबंधित है? तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि बजट जो है आय एवं व्यय दोनों से है। मतलब कि ये कमाइएगा तब भी, कमाना तथा खर्चा दोनों से ये संबंधित है, आय और व्यय। ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो मेरे दोस्त, मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत में जो वित्त आयोग होता है, क्या वो 5 वर्ष के होते हैं या 4 वर्ष या 6 वर्ष की, या कोई सीमा नहीं है। तो वित्त आयोग का भी सीमा होता है। तो वित्त आयोग जो होते हैं वो मात्र आपके 5 साल ही रह सकते हैं। आपके आंसर भी यहाँ पर देख रहे होंगे कि वो 5 साल ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है, यानी कि जो नवोदित राष्ट्र होता है उसका सबसे पहला कार्य क्या होता है? गरीबी दूर करना, या राष्ट्र निर्माण करना, या दुश्मनों से युद्ध करना, या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना। तो नवोदित मतलब नया जो राज्य बनता है उसका कार्य क्या होता है? मान के चलिए यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाए कि राष्ट्र निर्माण करना। क्या है? राष्ट्र निर्माण करना। मतलब मान के चलिए तेलंगाना अभी राज्य बना है, तो तेलंगाना अगर अभी राज्य बना है, तो उस तेलंगाना को अगर राज्य बना है तो उसमें क्या होगा? तेलंगाना राज्य बना है तो उसको एक ही काम करना होगा कि राष्ट्र का निर्माण करना है। तो इसी तरीके से आप सभी को मैं बता दूं कि क्या काम है, तो उसको राष्ट्र का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री को में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिए थे? तो क्या वो संसद भवन में लिए थे, या लाल किले में, या जंतर मंतर में, या संविधान सभा में? तो मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि वो कहाँ लिए थे। तो मेरे दोस्त, वो आपके लाल किले पर लिए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो वो कहाँ लिए थे? लाल किले पर। मैं बता देना चाहूँ फिर से कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई न कई बार पूछा गया है। तो इसी कारण से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी चैप्टर भी आई हैं उसी चैप्टर को मैं पढ़ाऊँ। आप लोग बोरिंग मत होइए, क्योंकि इसी चैप्टर से हर बार पूछा भी जाता है और पूछा भी जाएगा। ठीक। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, जिनसे कि आप सभी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्यूशन हो सके। और इतना ही नहीं, आप सभी के पास अभी बहुत सारा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी भी है और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो इतना कर लीजिए आज, फिर मैं कल मिलूँगा आप सभी से, फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊँगा, जिससे कि आप सभी का सभी डाउट क्लियर हो जाए। अभी बहुत सारे दिन आपके एग्ज़ाम बचे हुए हैं, लगभग आपकी जनवरी या फरवरी में आपके एग्ज़ाम होंगे। अभी बहुत सारे दिन बचे हुए हैं, आप लोग इतना ही करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त, अगर एक घड़ा है अगर एक घड़ा है तो उसमें अगर आप थोड़ा-थोड़ा जल भरिएगा, एक बूँद, एक बूँद, एक बूँद, इसमें भरते चलिए, एक बूँद, एक बूँद, एक बूँद, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कुछ-कुछ करते चलिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।